हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज की इस वीडियो में हम जितने भी आपके लास्ट 1 ईयर में जितनी भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स न्यूज़ में रही हैं उन सभी को कवर करेंगे। देखिए, अगर आपने PYQs को अच्छे से देखा है तो उसमें क्रॉप्स को लेके, सॉइल के टाइप को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कौन सी क्रॉप है, कौन सी कंडीशंस में वो उगती है, कौन सी स्टेट उसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो ये सारे ही एस्पेक्ट इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आई है कि इंडिया ने जो राइस का एक्सपोर्ट है वो 20.2 मिलियन टन यहाँ तक बढ़ा दिया है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में, जो कि 61 मिलियन टन तक पहुँच गया है। ठीक है, और अभी की हम रिसेंटली की बात करें तो जो FCI है वो होल्ड करती 57 मिलियन टन ऑफ राइस विच इज़ हाईएस्ट स्टॉक इन 20 ईयर्स। ठीक है, अगर हम स्टॉक्स की ही बात करें तो ये 4 टाइम्स है बफर नॉर्म्स के, जो कि इंडिया में जनरली होता है। बट इन सभी चीज़ों की वजह से हुआ क्या है, जो सोइल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे जो डिक्रीज़ हो गई, यानी जो हमारी सोइल है वो डेफिशिएंट हो गई है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो डिग्रेड हो गई है और जो क्रॉप्स है उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। ख़ास करके अगर जिंक की हम बात करें तो जिंक की डेफिशिएंसी हमें वीट और राइस में, और जो सीरियल क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं उन सभी में देखने को मिलती है, जिनकी वजह से जो एक मेजर कॉज है चाइल्ड स्टंटिंग का, वो यहाँ पे एक मेजर कॉज बनता चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम समझते हैं कि आखिर सोइल प्रोफाइल क्या होता है। सोइल की डिफरेंट लेयर्स होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं जो क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर होती है ऑर्गेनिक होराइजन, ओ जिसे बोलते हैं। ये सरफेस के सबसे ऊपर वाली लेयर है। यहाँ पे पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बोलेंगे टॉप सोइल होराइजन ए, जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होती है। ह्यूमस यानी डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर को ही हम बोलते हैं, जिसमें लिविंग क्रिएचर जैसे कि जो अर्थवॉर्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसे डिकम्पोज करते हैं और उसे सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। थर्ड जो लेयर है वो है एल्यूविएटेड होराइजन ई, जिसमें जोन ऑफ लीचिंग, यानी यहाँ तक जो मिनरल्स हैं वो पानी के थ्रू लीच हो के नीचे तक सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ से मटेरियल जो है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है। नेक्स्ट जो लेयर है वो सब सोइल होराइजन बी की है, जिसमें आयरन, एल्युमिनियम, ह्यूमिक कंपाउंड्स अक्यूमुलेटेड रहते हैं, और यहाँ पे जो क्ले लीच्ड है डाउन फ्रॉम ई से लीच होके यहाँ पे इस वाली सोइल में आके मिल जाते हैं। फिर होती है पेरेंट होराइजन, जो ये वाला जो रॉक है, पेरेंट मटेरियल हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली देखने को मिलता है, जो जहाँ से ये रॉक डिग्रेड हो के इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कन्वर्ट। लास्ट जो लेयर है उसे हम कहते हैं बेडरॉक होराइजन आर। ठीक है, ये जो लेयर है यहाँ पे अनवेदर्ड, यानी अभी यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स, सॉलिड रॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ऑल ऑफ द सोइल लेयर लाई ऑन टॉप ऑफ कॉम्पैक्ट बेडरॉक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एक सॉलिड बेस है उसका, जिसके ऊपर पूरी सॉइल की लेयर बनी हुई होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द सोइल होराइजन अरेंजमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए, अगर आपने जो लास्ट स्लाइड थी उसमें इमेज को देखा है, सॉइल की इमेज को, तो सबसे पहले ओ है, फिर ए है, फिर ई है। देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक होराइजन है यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद टॉप सोइल होराइजन है। ठीक है, उसके बाद फिर एलिवेटेड होराइजन है, फिर सब सोइल है, फिर पेरेंट होराइजन है, और सबसे लास्ट में है बेडरॉक होराइजन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अरेंज करने के लिए आ सकते हैं कि सॉइल की कौन कौन से प्रोफाइल हैं, किस प्रोफाइल में कौन सा कंटेंट हमें मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से याद करके जाइए। चलिए, जो मेन इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पोटैटो, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रिसेंटली हुआ है कि सेंटर ने एक प्रपोजल को पास किया है, जिसके अंदर जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है जो कि पेरू में बेस्ड है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसकी जो ब्रांच है यहाँ पे ओपन होगी सिंगाना, आगरा में।
ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशन है जो आपको याद रखनी है। देखिए ये जो सर्व करेगा फार्मर्स को, जो भी पोटैटो बेल्ट, जो भी यहाँ पे पोटैटो को कल्टीवेट करते हैं, जो कि मेनली यूपी में है, बिहार में है और वेस्ट बंगाल में है, और साथ ही साथ जो साउथ एशियन कंट्री उन्हें भी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पोटैटो है उसकी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है हमें उसे बढ़ाना है, साथ ही साथ हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करना है, और जो फार्मर्स की इनकम है उसे भी बढ़ाना है, और जॉब्स को भी यहाँ पे क्रिएट करना है। अब पोटैटो की अगर हम स्पीशी की बात करें तो ये एक जेनेटिक मिक्स है जिसमें आते हैं वाइल्ड टोमेटोज़ और ट्यूबरसम प्लांट, जो कि 90 लाख ईयर अगो, यानी देखिए इतना टाइम लगा है पोटैटो को इवॉल्व होते होते यहाँ तक पहुँचने में। तो जो मॉडर्न पोटैटो है आज का, उसमें 40% तो टोमेटो के जीन्स हैं और 60% ट्यूबरसम जीन्स हैं। इसके अलावा देखिए पोटैटो है, बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़ भी होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट को काफ़ी ऐड किया जाता है, और ये जल्द ही इंडिया के मार्केट्स में भी हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वैरायटी ऑफ आयरन फोर्टिफाइड पोटैटो हैज़ बिन रिलीज्ड इन पेरू। सबसे पहले कहाँ पे रिलीज़ की गई है? पेरू में। पेरू कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका, नॉट अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक कंट्री है जिसका नाम है पेरू। ठीक है, उसके बाद बायो फोर्टिफाइड स्वीट पोटैटोज़ जिसके अंदर विटामिन ई को यूज़ किया गया है एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, वो भी जल्दी हमें देखने को मिलेगी कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। यानी इन सभी तरह के क्रॉप्स को यहाँ पे कल्टीवेट किया जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकेंड टॉप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पोटैटो, और सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे चाइना है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर ओवर 1/3 ऑफ ग्लोबल पोटैटो प्रोडक्शंस। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो थर्ड पे यूक्रेन, फिर रशिया, यूएस, जर्मनी, बांग्लादेश, फ्रांस और पोलैंड, ये सभी कंट्रीज आती हैं। पोटैटो इज़ थर्ड मोस्ट अवेलेबल फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर राइस एंड व्हीट। ठीक है, वाइल स्वीट पोटैटो इज़ ऑन द 6th पोजिशन आफ्टर मेज़ एंड कसावा, यानी 4th पे मेज़ है, 5th पे कसावा है। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो यूपी और जो वेस्ट बंगाल है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है यहाँ पे पोटैटो के, जो कि 15 मिलियन टन हर साल यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, फॉलोड बाय बिहार, फिर गुजरात, एमपी, पंजाब, ये सभी भी मेजर प्रोड्यूसर हैं पोटैटो के। देखिए पोटैटो की अगर हम बात करें तो वो इंडिया का नेटिव क्रॉप नहीं है, बल्कि इसे 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज़ ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कंडीशंस की बात करें तो इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए लोमी और सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच हो, गुड ड्रेनेज जिसको यहाँ पे चाहिए होता है, और एरिएशन अच्छा हो, यानी पोर्स होने चाहिए सॉइल के बीच में ताकि एयर अच्छे से वहाँ पे फ्लो कर सके। इसके अलावा सॉइल के पीएच की अगर बात करें तो उसकी रेंज रहनी चाहिए 5.2 to 6.4, यानी आप बोल सकते हैं ओना एसिडिक साइड, एसिडिक सॉइल में ये ग्रो करते हैं। और देखिए अगर आप इंडिया की अगर हम टोपोग्राफी या फिर सॉइल प्रोफाइल की हम बात करें तो इंडिया में मोस्टली सॉइल हमें एसिडिक नेचर की ही देखने को मिलती है, यानी पोटैटो इंडिया में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। पोटैटो इज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप। टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप है, यानी विंटर्स में इसे उगाया जाता है कई जगहों पर। डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ये ग्रो कर सकता है। ICAR हैज़ 2 डिफरेंट सेंटर वर्किंग ऑन ट्यूबर क्रॉप्स। ICAR के 2 मेजर सेंटर है, एक तो शिमला में है जो पोटैटोज़ की जो क्रॉप है उसके ऊपर काम करता है, और एक तिरुवनंतपुरम है जो कि स्वीट पोटैटो की जो वैरायटीज़ हैं उन पे रिसर्च करते हैं कि कैसे उन्हें बेटर बनाया जा सकता है। इन सभी के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। और जो अपकमिंग CSARCA विल बी सेकंड मेजर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये जो सेटअप किया जाएगा अभी यहाँ पे। इससे पहले जो IRRI-SARC दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया रीजनल सेंटर है, वो वाराणसी में 2017 में सेटअप किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोटैटो। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पोटैटो। अभी हमने देखा था लार्जेस्ट नहीं है बल्कि जो चाइना है, चाइना इज़ ऑन द फर्स्ट प्लेस एंड इंडिया इज़ ऑन द सेकेंड प्लेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। उसका देखिए पोटैटो वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय पोर्चुगीज़
पोर्चुगीज ट्रेडेड इन 17th सेंचुरी, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पोटैटो इज़ द थर्ड मोस्ट अवेलेबल फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर राइस एंड व्हीट, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, साउथ एशियन रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर विल बी सेटअप इन आगरा यूपी। ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2, 3 एंड 4, बट इसमें ऑप्शन में आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे 2, 3 और 4, यानी डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है टोमेटो। अभी हमने देखा जो पोटैटो है उसमें भी कुछ जो जीन्स है वो टोमेटो के ही हैं। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए टोमेटो को स्टार्टिंग में एक सिंपल फ्रूट माना जाता था, इसे पॉइजन एप्पल माना जाता था कि इससे स्मेल आती है और ये इसको खाने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं विद लेड इन कॉपर बेस्ड डिनरवेयर। बट ये देखिए इसमें इस जो टोमेटो है इसकी कोई फॉल्ट नहीं थी, बल्कि लोग जिस तरह से इसको कंज्यूम करते थे, यानी अगर आप कॉपर में इसे कंज्यूम करते हैं तो इसके अंदर जो एसिड्स होते हैं वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके पॉइजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए हमें टोमेटो को कभी भी कॉपर के जो डिनरवेयर्स हैं उनमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा टोमेटो वर नॉट नेटिव टू इंडिया, ये भी पोर्चुगीज़ के द्वारा ही 15th सेंचुरी में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। प्लांट, अगर हम इसकी बायोलॉजी की बात करें तो टोमेटो को एक वेजिटेबल नहीं बल्कि फ्रूट कंसीडर किया जाता है, जो कि रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में, जिसके बेनिफिट्स हैं हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। टोमेटो रिड्यूस हार्ट डिजीज़ रिस्क, लोअर हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू सेल्यूलोज फाइबर, जो टोमेटो के अंदर होता है। इसके साथ ही जो उसका रेड पिगमेंट है वो इसको देता है लाइकोपीन, ये एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जिसकी वजह से टोमेटो रेड का कलर जो है उसको मिलता है। देखिए साथ ही साथ जो कि अगर कोई 70 अबव एज का है उसके यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ से भी ये प्रोटेक्ट करता है। आइए देख लेते हैं। इंडिया जो है टोटल 210 लाख टन्स ऑफ टोमेटो प्रोड्यूस किए हैं जिसने 2022-23 में, यानी जो कि सेकंड प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। पोटैटो में भी सेम ही ट्रेंड हमने देखा था कि इंडिया इज़ द सेकंड प्रोड्यूसर एंड चाइना इज़ द फर्स्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है, उसने हाइब्रिड वैरायटीज़ इसकी डेवलप की हैं टोमेटो की। एक है अर्क रक्षक और एक है अर्क श्रेष्ठ, यानी डिजीज़ रेजिस्टेंट है, और एक की लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। मेजर स्टेट्स की अगर बात करें कि जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, फर्स्ट है एमपी है, फिर उड़ीसा है, फिर कर्नाटका है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है और फिर तमिलनाडु है। कंट्रीज़ की अगर हमने बात करें तो सबसे पहले चाइना है, फिर इंडिया है, ये दोनों लीड करते हैं। इसके अलावा टर्की है, यूएस है, इजिप्ट है, इटली है, ईरान है, ब्राज़ील है, स्पेन है, मैक्सिको है और बाकी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे आपको सारी कंट्रीज़ या सारी स्टेट्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फर्स्ट और सेकंड तो आप ज़रूर से ही याद रखिए। जहाँ पे इंडिया आ रही है, मान लीजिए अगर इंडिया थर्ड प्लेस पे या फोर्थ प्लेस पे, तो वो आप ज़रूर से याद रखिए, ठीक है। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो टोमेटो को ग्रो होने के लिए फुल सन चाहिए, यानी 6+R की लाइट चाहिए, तो यानी वार्म टेम्परेचर में इसे उगाया जा सकता है। टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में रिच होनी चाहिए। पीएच 6 to 7 के बीच में है तो एसिडिक साइड पे ही है ये भी। इसे मॉइस्चर चाहिए 1 to 2 इंच का पर वीक। गुड एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, वॉर्म्स होने चाहिए ताकि वो सॉइल को अच्छे से मिक्स करते रहें। फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, सनी मॉडरेटली ह्यूमिड कंडीशंस होनी चाहिए इसे ग्रो करने के लिए। क्ले, हैवी क्ले सॉइल में ये ग्रो करेगा। सपोर्ट मच फॉर बेस्ट ग्रोथ एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, तो इन सभी कंडीशंस रिक्वायर हैं टोमेटो को ग्रो करने के लिए। आइए देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोमेटो। टोमेटो वर इंट्रोड्यूस बाय इंडिया बाय ब्रिटिश ट्रेडर्स इन 15th सेंचुरी। देखिए ब्रिटिश नहीं बल्कि पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। इसके बाद देखिए इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटो इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय चाइना, नहीं बल्कि सबसे फर्स्ट पे चाइना है, ये भी हमने लास्ट में भी देखा था, और जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो इंडिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इट कंटेन एंटीऑक्सीडेंट सच एज लाइकोपीन, ये वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो कि बेंगलोर में है, उसने दो हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की है, एक है अर्क रक्षक और एक है
अर्क श्रेष्ठ। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्रॉप है कोकोनट ऑयल। The prices of soybean, sunflower or mustard oil have been rising. Coconut oil is now more expensive than sesame oil. Coconut oil prices are all time high. देखिए आपको पता हो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑयल्स का कंजम्पशन होता है, खाना बनाने में हो या बाकी जो प्रोसेस फूड है उसको बनाने में भी काफ़ी सारे ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, बट प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। ठीक है, और इस बार का जो अल नीनो का इवेंट था, यानी 2023 और 2024 की हम बात करें, जिसने कोकोनट की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, इसी वजह से कोकोनट मैच्योर नहीं हो पाए, तो यहाँ पे जो उनकी प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी नहीं हुई है। कोकोनट ट्री को 3 से 5 साल लगते हैं जिसमें वो यहाँ पे फ्रूट्स को देना शुरू करते हैं, और जो ड्वार्फ और हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जो कोकोनट की, उन वो भी यहाँ पे काफ़ी सारी डेवलप की जा रही हैं ताकि उनसे भी यहाँ पे बेटर क्वालिटी का ऑयल हम प्रोड्यूस कर पाएँ। इंडोनेशियन गवर्नमेंट प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन रो होल कोकोनट एक्सपोर्ट। अब देखिए जैसे ही शॉर्टेज आती है तो जो कंट्रीज़ हैं जो अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती हैं, तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए क्या करती हैं कि एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती हैं। तो वही इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है। फिलीपींस ने भी जो इंट्रोड्यूस की है 3% ब्लेंडिंग ऑफ कोकोनट ऑयल बेस्ड CME इन डीजल फ्रॉम 2024। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से कोकोनट का जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो 5.7 लाख टन ऑफ कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उसमें से अबाउट 3.9 लाख टन, जो कि ऑलमोस्ट 50% आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 50% से भी ज़्यादा है, इज़ यूज़ फॉर फूड पर्पजेज, यानी खाने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी जो बच जाता है उसे हेयर ऑयल के या फिर कॉस्मेटिक, सोप और अदर जो इंडस्ट्रीज़ एप्लीकेशन में, उनमें यहाँ पे कोकोनट ऑयल को काफ़ी यूज़ किया जाता है। बाकी जो कुकिंग ऑयल हैं जैसे कि मस्टर्ड, ये सरसों का तेल है, सेसमी ऑयल है, ग्राउंडनट है, कॉटन सीड्स हैं। कोकोनट ऑयल का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी कम हो गया है, और पाम ऑयल, सोयाबीन और जो सनफ्लावर है इनका काफ़ी बढ़ गया है। इम्पोर्टेंट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये इंडिया की लीडिंग कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जो कि तीनों स्टेट यानी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला मिलके ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो स्टेट्स हैं उनको बस आप नाम यहाँ पे रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि इट इज़ नेटिव टू इंडिया। अभी तक जो हमने पोटैटो पढ़ा, टोमेटो पढ़ा, वो पोर्चुगीज़ लेकर आए थे इंडिया के अंदर, बट जो कोकोनट है वो इंडिया की नेटिव क्रॉप। चलिए क्वेश्चन देख लेते थे। कोकोनट ट्री जनरली टेक्स 3 to 5 years टू स्टार्ट बेयरिंग फ्रूट्स इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड ड्वार्फ हाइब्रिड वैरायटीज़। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द कोकोनट प्रोड्यूस इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज सच एज कॉस्मेटिक, सोप्स नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, फूड कंजम्पशन में। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि अल नीनो ईयर था 2023-24 में, जिसने कोकोनट जो फ्लावर है उनकी ग्रोथ को अफेक्ट किया और कोकोनट ऑयल की सप्लाई को भी अफेक्ट किया। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है असाफोटीडा। असाफोटीडा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हींग, जो कि आई थिंक हर इंडियन घर में यूज़ होता ही है कुकिंग के लिए। फ्रॉम 2018 से 2020 के बीच में अगर हम बात करें तो CSR IHBT की जो सोर्स सीड है उन्होंने ईरान और अफ़गानिस्तान से लेके आए थे इंडिया बाय पर्शियन। यानी हींग भी जो है वो इंडिया की नेटिव क्रॉप नहीं है, बल्कि इसे अफ़गानिस्तान से और ईरान से लेकर आया गया था प्लांट करने के लिए, जो कि कोल्ड, एरिड और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ही ग्रो कर सकता है, और सैंडी सॉइल इसको चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल इसे चाहिए ग्रो करने के लिए। 200 से 300 मिलीमीटर की एनुअल रेनफॉल इसे चाहिए। इसका मैच्योरिंग पीरियड है 5 ईयर्स। इसे मेनली एक्सट्रैक्ट किया जाता है टेप रूट्स के द्वारा। इंडिया वॉज वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर। अब देखिए यहाँ पे अभी हम कंज्यूमर की बात करें, प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है बट लार्जेस्ट कंज्यूमर है, बट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। यानी हम ज़्यादातर मोस्टली मतलब कुछ ही वैरायटीज़ बहुत ही कम क्वांटिटी में हम यहाँ इंडिया में इसको कल्टीवेट कर पा रहे हैं, ज़्यादातर हम इम्पोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट हैं।
गवर्नमेंट लॉन्च इंडिजीनियस कल्टीवेशन लेड बाय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। अब देखिए, क्योंकि उसी तरह के हिली रीजन में जहाँ पे कोल्ड एरिया है, एरिड रीजन है, वहीं पे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि इसके प्रोडक्शन को हम इंडिया में ही इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी मेजर स्टेट्स वो हो सकती हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट एरिया है, लाहौल और स्पीति का, तो वहाँ पे इसे अच्छे से ग्रो किया जाता है। लद्दाख के कुछ एरिया हैं, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे इन्हें अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। फर्स्ट प्लांटेशन करने वाला जो है वो है क्वारलिंग विलेज, जो कि लाहौल वैली में है, वहाँ पे इसे लगाया गया है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर धीरे धीरे जनहिला मंडी डिस्ट्रिक्ट जो मिड हिल रीजन है वहाँ पे भी इसे स्प्रेड किया जा रहा है। ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को कि किस तरह से उन्हें फार्म सेटअप करने हैं लाहौल स्पीति में, मंडी में, किन्नूर, कुल्लू, चंबा, ये सारी कुछ जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे इसको प्लांट करने का सोचा जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। असोफिटिडा थ्राइव इन कोल्ड एरिड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, मैच्योर इन अबाउट 5 years। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, ये इंडिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, यस कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे हैं। एस्टोफिटेरा बट डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन इम्पोर्ट्स। अर्लियर नहीं, बल्कि अभी भी हम इम्पोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। अभी हम प्लान कर रहे हैं बढ़ाने के लिए। तो देखिए, सेकंड स्टेटमेंट का यहाँ पे अर्लियर है, इस वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। अर्लियर नहीं, अभी भी हम अभी भी इम्पोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। इंडिजीनियस कल्टीवेशन ऑफ इंडिया इज बीइंग प्रमोटेड बाय CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखिए, एस्टोफाइडे प्लांट रिक्वायर हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल कंडीशन। देखिए, फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी फर्स्ट एंड 3, ऑप्शन में नहीं है, बट सी को देख लीजिए, सी को हम करेंगे फर्स्ट और 3, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट जो क्रॉप नहीं है बट एक मिल्क है, जो कि एक मेजर फूड का पार्ट फॉर्म करता है इंडियन डाइट में। तो चलिए बात कर लेते हैं मिल्क की। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फर्स्ट है यूपी, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, फिर है राजस्थान, फिर है MP, फिर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद इंडियाज़ मिल्क प्रोडक्शन इन 2023-24 वर्स 239.9 मिलियन टन्स थी, जिसमें काउस मिल्क की बात करें तो 53.12% था टोटल मिल्क का, और बाकी जो था वो बफेलो मिल्क था 43.62%। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में, फिर EU में, फिर US में, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, ब्राज़ील। पर देखिए, इंडिया ना प्रोड्यूस ज़्यादा करता है बट एक्सपोर्ट में हाईयर उसकी रैंक नहीं है, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक कंजप्शन ही इतने ज़्यादा है कि हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 124 ग्राम्स टू अर्लियर टू अब 471 ग्राम्स। ये एक अच्छी बात है। और अगर आपको बताओ, एक जो वाइट रेवोल्यूशन है वो भी मिल्क से ही रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में लॉन्च किया गया था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से एक अमूल कोऑपरेटिव अस्तित्व में आई, और जो कि आज काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक मेजर ब्रांड है जो कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को सेल करता है। ठीक है, द आइडिया ऑफ वाइट रेवोल्यूशन 2.0 रिवॉल्व अराउंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेम फाउंडेशन एज ऑपरेशन फ्लड। तो ये धीरे धीरे गवर्नमेंट यहाँ पे दोबारा से 2.0 रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन 2.0 को लेके आ रही है, जिससे दोबारा से हम और ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर पाएंगे। ये कुछ फिगर्स दिए गए हैं कि 1951 और 2 में इंडिया सिर्फ 17 मिलियन टन प्रोड्यूस करती थी, और आज के टाइम पे 239.3 मिलियन टन्स को इंडिया प्रोड्यूस करता है। पर कैपिटा मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो 329 ग्राम है इन महाराष्ट्र और 1283 है इन पंजाब। यानी आप ये डिफरेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और महाराष्ट्र में कम है। तो ऐसे हम चाहते हैं कि सभी स्टेट्स में अच्छी क्वांटिटी मिल्क की यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर पाएँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। यूपी इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया, फॉलोड बाय राजस्थान एंड MP। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
इन इंडिया बफेलो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लार्जर शेयर ऑफ मिल्क, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभी जो हमने देखा था यहाँ पे पीछे देख पाएंगे अगर आप, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे जो हमने देखा था कि जो 53.12 है वो काऊ का मिल्क है, यानी काऊ मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में। ऑपरेशन जो फ्लड है 1970 में लॉन्च हुआ था, जो कि बाद में वाइट रेवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। इंडियन डेयरी सेक्टर को उसने ट्रांसफॉर्म किया था। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर इंडियाज़ पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इज़ हायर देन ग्लोबल एवरेज, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए है 1, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारी आमंड्स। तो आमंड्स को हार्वेस्ट मोस्टली किया जाता है कश्मीर में। यहाँ पे एक सीजनल और कल्चरल दोनों ही इवेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आमंड ट्रीज ब्लूम इन अर्ली स्प्रिंग एंड टर्निंग द लैंडस्केप पिंक एंड वाइट बिफोर राइपनिंग इन समर्स। तो ये एक स्प्रिंग सीजन की क्रॉप है कश्मीर में, क्योंकि काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट है, फर्टाइल सॉइल है, वाटर अवेलेबल है, जो कि आइडियल कंडीशन है आमंड की कल्टीवेशन के लिए। कश्मीरी आमंड्स बहुत स्मॉल होते हैं बट स्वीट्स होते हैं, रिच इन ऑयल होते हैं। इनका जो शेल होता है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड हार्ड शेल आमंड्स वैरायटी आर कल्टिवेटेड, यानी दोनों तरह की वैरायटी यहाँ पे उगाई जाती हैं, सॉफ्ट शेल भी और हार्ड शेल भी। बट फार्मर्स के लिए यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं कि अब वेदर इतने जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, कुछ हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है इस फील्ड में, क्योंकि ऐसा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स में प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ कुछ स्टेट में भी क्या ऑल में कश्मीर में प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट इतना हो नहीं रहा है कि हम यहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजीज़ और अच्छी वैरायटीज़ को डेवलप कर पाएँ। जो इसके इंपोर्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा चीप हैं, जो बाकी वैरायटीज़ हैं जिनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, वो ज़्यादा चीप है यहाँ पे। तो फार्म लैंड इस वजह से श्रिंक होते जा रहे हैं, पॉलिसी सपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक है। गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस हाई डेंसिटी आमंड वैरायटी टू एड्रेस दिस इश्यूज़, ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है यहाँ पर। अगर हम आमंड्स के प्रोडक्शन की बात करें तो यूएस काफ़ी अच्छा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, जो कि स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया स्टेट फेमस है आमंड के प्रोडक्शन के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर स्पेन है, फिर टर्की है, मोरक्को है, ईरान है, ईयू है। तो इतना सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आप बस 2-3 मेजर कंट्रीज़ यहाँ पे याद रख सकते हैं। इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डोमिनेंट है, जो कि ऑलमोस्ट 90% आउटपुट है। इसके साथ साथ कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश में है, जिसको हम सेकेंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं। फिर उत्तराखंड और महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में हमें इसका स्मॉल कल्टीवेशन देखने को मिलता है। कंडीशन की अगर हम बात करें तो इसे एक मेडिटेरेनियन यानी हॉट और ड्राई समर चाहिए, माइल्ड और वेट विंटर चाहिए, विंटर्स में रेनफॉल होनी चाहिए। एक वेल ड्रेन्ड लूमी और सैंडी सॉइल यहाँ पे। पीएच तो थोड़ा एसिडिक रेंज में ही है, 6 to 7.5 के बीच में। स्पेसिफिक विंटर चिलिंग आवर्स फॉर डोरमेंसी बट अवॉइड फ्रोस्ट, यानी फ्रोस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, अच्छी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। फिर कंसिस्टेंट इरिगेशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अगर ड्राई एरिया में हम इसे उगा रहे हैं। ये कुछ ड्रॉट टॉलरेंट भी होते हैं, पुअर सॉइल में भी यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ये भी इंडिया की नेटिव क्रॉप नहीं है, बल्कि इसे पर्शिया से लेके आया गया था इंडिया में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ज़रूर से याद रखिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आमंड कल्टिवेशन इन कश्मीर। आमंड ट्रीज इन कश्मीर ब्लूम इन अर्ली स्प्रिंग कवरिंग द लैंडस्केप विद पिंक एंड वाइट फ्लावर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कश्मीर का जो मॉडरेट क्लाइमेट है, फर्टाइल सॉइल है, जो वाटर रिसोर्सेज है, वो आमंड कल्टीवेशन को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ओनली हार्ड शेड आमंड वैरायटी कल्टीवेटेड इन कश्मीर, नहीं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही तरह की वैरायटी यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस हाई डेंसिटी आमंड वैरायटी टू इम्प्रूव प्रोडक्शन। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो सही जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है कॉटन। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ 11% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टिल September 30। तो ये पहले इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे लगाई थी, जिसको भी इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है।
इम्पोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑल टाइम हाई अभी तक, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्राज़ील और इजिप्ट से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया राइजेज अ ग्लोबल कॉटन प्रोड्यूसर। 2004-05 की अगर हम बात करें तो इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर रहा है कॉटन का। फिर धीरे धीरे यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन को लेके आएगा, जिसने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए और बीटी कॉटन को 2002-2006 में इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए बीटी कॉटन एक जीएम क्रॉप है, यानी यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन का यूज़ करके एक तरह के जीन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे क्रॉप की जो वैरायटी है वो ख़राब ना हो, यानी उसे वीड या फिर कोई इंसेक्ट आके ख़राब ना करे और यहाँ पे लॉन्गर पीरियड के लिए वो उगाई जा सके। ट्रेडिशनली इंडिया एक्सपोर्ट करता है बंगाल देसी एंड शॉर्ट स्टेपल वैरायटी को, बट शिफ्टेड टू मीडियम एंड लॉन्ग स्टेपल एक्सपोर्ट। देखिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है, जो कि प्रोसीजर ऑफ कॉटन ओनली व्हेन प्राइसेस फॉल बिलो, जो कि क्या करती है, प्रोक्योर करती है कॉटन को अगर जो कॉटन का प्राइस है वो एमएसपी से नीचे जाता है। तो जून 2025 में इट प्रोक्योर 34% ऑफ प्रोडक्शन, द हाईएस्ट इन 7 ईयर्स। यानी जो मार्केट में प्राइसेस हैं, ये जो इतने लो प्राइसेस यहाँ पे कॉटन के देखे जा रहे हैं, इसका ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो गई है ये, और सॉइल की जो वैरायटी वो डिग्रेड होने की वजह से भी कॉटन टू लिंट जो रेशो है वो यहाँ पे लोअर हो गया है। बीटी हाइब्रिड नाउ कवर 95% ऑफ कॉटन एक्रेज, बट द टेक्नोलॉजी ओवर 2 decades ओल्ड लोस्ट पोटेंसी अगेंस्ट पेस्ट रेजिस्टेंट एंड स्पेशली द पिंक बोलवॉर्म। यानी ये जो इंसेक्ट है इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे बीटी हाइब्रिड जो वैरायटी है कॉटन की उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, बट अब धीरे धीरे ये पेस्ट रेजिस्टेंसी भी इसकी यहाँ पे लो होती जा रही है। बोलगार्ड 3 जो वैरायटी है कॉटन की वो ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया में उगाई जाती है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया अडॉप्टेड बोलगार्ड 3 वैरायटी ऑफ कॉटन। बोलगार्ड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अडॉप्ट किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। टेक्नोलॉजी मिशन कॉटन इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी कॉटन प्लेड अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बीटी कॉटन की जो हाइब्रिड वैरायटी है वो करेंटली 95% ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया एरिया को कवर करती है, बिल्कुल करेक्ट है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर्स कॉटन व्हेन मार्केट प्राइसेस राइज बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है एप्पल। एप्पल एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जिसे मेनली कश्मीर में उगाया जाता है। कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन दोनों ही स्टेट्स को एप्पल बाउल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतने ज़्यादा एप्पल्स यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। 2025 में सेक्टर को एक मेजर सेटबैक मिला, जो कि इतनी ज़्यादा सीवियर फ्लडिंग की वजह से था। पूरी वैली के अंदर फ्लडिंग आई हुई थी जिसने क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया, और प्री मैच्योरली यानी जो कच्चे एप्पल थे उनकी जो पूरी क्रॉप थी उसको यहाँ पे डैमेज कर दिया। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाटर को डैमेज ट्री रूट स्टेम। और जब इतने ज़्यादा यहाँ पे फ्लड आए हुए हैं तो अगर पूरे के पूरे एप्पल ट्रीज़ को ही यानी पूरे के पूरे बाग को ही वो यहाँ पे ख़राब कर देंगे तो आने वाले टाइम में भी एप्पल की प्रोडक्शन यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दे सकती है। मॉडर्न वैरायटीज़ हैं जो एप्पल की वो ब्रिटिश लेकर आए थे इंडिया में। मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर एक मेजर स्टेट है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में उगाया जाता है। ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अलमाती कजाकिस्तान से, फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये क्रॉप फैल गई। चाइना प्रोड्यूस वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स फॉलोड बाय यूएस, देन पोलैंड, देन इटली, देन फ्रांस। कंडीशन की बात करें तो उसे कूल टेम्परेचर्स चाहिए, कूल विंटर्स में इसको उगाया जाता है। मॉडरेट समर होने चाहिए, थोड़ी बहुत ड्रेन्ड और लोमी सॉइल होनी चाहिए। देखिए पीएच थोड़ा ज़्यादा एसिडिक यहाँ पे चाहिए। सनलाइट एम्पल अमाउंट में होनी चाहिए, सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए। एक आइडियल कंडीशनिंग फीचर है जो कि अगर टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे होना चाहिए, और जो एक्सेसिव रेन है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्रॉप यहाँ पे ख़राब हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एप्पल कल्टीवेशन।
एप्पल्स ओरिजिनेट इन सेंट्रल एशिया पर्टिकुलरली अराउंड प्रेजेंट डे कजाकिस्तान। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जम्मू कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया। एप्पल कल्टिवेशन रिक्वायर्ड ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है। इनको कोल्ड वेदर में ही उगाया जाता है और उनको माइल्ड विंटर्स चाहिए होते हैं, थ्रू आउट द नहीं चाहिए होते, सॉरी माइल्ड समर्स चाहिए होते हैं, ना कि विंटर्स। ठीक है, तो विंटर सीजन इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस क्रॉप। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है अनियन। फार्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडियाज लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, हैव बीन होल्डिंग अ प्रोटेस्ट ड्यू टू फॉलिंग प्राइस, यानी अनियन के प्राइसेस भी धीरे धीरे यहाँ पे गिरते चले जा रहे हैं। पॉलिसी एम टू मैनेज प्राइस वॉलेटिलिटी, तो स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, जो कि मेजर इम्पोर्टर थे, अभी हैव टर्न टू अदर सप्लायर्स अभी के लिए। स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है, कर्नाटका है, राजस्थान है, ये यहाँ पे अनियन के मेजर प्रोड्यूसर है। कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना लीड करता है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके बाद यूएस है, इजिप्ट है, टर्की है, तो कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। कुछ मेजर जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम आप याद रखिए। कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, माइल्ड क्लाइमेट चाहिए, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए, लोमी सोइल। देखिए पीएच ज़्यादातर अभी तक हमने जितनी भी क्रॉप देखी है सब एसिडिक मीडियम में ही ग्रो कर रही हैं, जिनको ज़्यादा सन चाहिए। कूल वेदर होना चाहिए, वार्म ड्राई कंडीशंस होनी चाहिए फॉर राइपनिंग, कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई होनी चाहिए। एंशिएंट ट्रेडर फ्रॉम सेंट्रल एशिया पर्शिया ब्रॉट टू इंडिया, यानी ये नेटिव नहीं है इंडिया के बल्कि पर्शिया से इसे इंडिया लाया गया था। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अनियन कल्टिवेशन एंड ट्रेड। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेजेस अनियन प्राइस वॉलेटिलिटी थ्रू अ बफर स्टॉक अंडर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। चाइना एंड इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ ग्लोबल अनियन प्रोडक्शन, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है कि जो अनियन की क्रॉप है उसको हैवी क्लियर सोइल चाहिए, वाटर लॉक कंडीशंस यहाँ पे नहीं चाहिए होती हैं, वेल ड्रेन सोइल चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी कॉफ़ी। देखिए सबसे जो मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया में कॉफ़ी का वो कर्नाटका है, जिसे कॉफ़ी हार्टलैंड कहा जाता है। जो उसका चिकमगलूर, कुक और हसन डिस्ट्रिक्ट, ये 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी को उगाया जाता है। इसके लिए अच्छे एक रेनफॉल की ज़रूरत है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर चाहिए और लैक ऑफ सनलाइट, सॉरी ये वो कंडीशन है जिनकी वजह से क्रॉप डिक्रीज़ हो सकती है, यानी क्रॉप को हार्म कर सकते हैं। ब्लैक रोट डिजीज़, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि अगर बेरी ड्रॉपिंग से उनके ऊपर लग जाए तो फिर अनकंट्रोलेबल हो सकती है, जो कि पूरी की पूरी क्रॉप को यहाँ पे ख़राब कर सकती है। अर्ली और एक्सेसिव मानसून रेन कोइंसाइड विद ब्लॉसम और फ्रूट सेटिंग स्टेज फर्दर रिड्यूस यील्ड, यानी अभी रिसेंट ईयर में काफ़ी ऐसे इवेंट होने लगे जिन्होंने क्रॉप की यील्ड को काफ़ी रिड्यूस किया है। बोथ अराबिका और रोबस्टा वैरायटी हैं जो एडवर्सली यहाँ पे इफेक्ट हुई हैं। डिजीज़ रिपोर्ट्स, कौन सी डिजीज़ की हम बात करें, ब्लैक रोट है, लीफ रोट है, फ्रूट रोट है, बेरी ड्रॉप है और स्टॉक रोट। ये सारी डिजीज़ धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन की बात करें, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया विद मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट चिकमंगलूर है, कुर्गे और हसन है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बोथ अराबिका एंड रोबस्टा कॉफ़ी वैरायटी आर कल्टिवेटेड इन इंडिया। एक्सेसिव मानसून रेन ड्यूरिंग ब्लॉसम एंड फ्रूट स्टेजेस कैन रिड्यूस कॉफ़ी यील्ड, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई हैं, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्रॉप है टी हमारा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी एंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्टर की बातें, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। द प्रेजेंट टी बोर्ड, इंडिया में एक टी बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सेक्शन 4 ऑफ टी एक्ट ऑफ 1953, यानी एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1954। कीनिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, शिपिंग ऑलमोस्ट इज इंटायर प्रोडक्शन। चाइना
तो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इंडिया थर्ड। देखिए अगर थर्ड में इंडिया है तो थर्ड तीनों ही पोजीशंस आपको याद रखनी है। कंज्यूम्स अ लार्ज शेयर्स ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन ग्लोबली। इंडियाज पर कैपिटा टी कंजम्पशन इज करेंटली 840 ग्राम पर ईयर कंपेयर टू टर्की, जिनमें 3 kg पर ईयर है, जो कि टर्की में लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगर हम सोच रहे हैं इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा चाय पी रहे हैं तो वो गलत है। टर्की के लोग तो 3 kg पर ईयर यहाँ पे कंजम्पशन करते हैं। कंडीशंस की अगर बात करें तो वार्म और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की वेल ड्रेन्ड और एसिडिक सॉइल, सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल टी को चाहिए जो कि 4 to 5 के बीच में है। कंसिस्टेंट मॉइस्चर होना चाहिए, नॉट वेल वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब तो आप देखेंगे इनको असम के टी गार्डन में, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है जहाँ पे हिली टेरेन है और स्लोप भी है, यानी इस तरह की स्लोपिंग कंडीशन है, तो बारिश तो ज़्यादा चाहिए इसको, बट वाटर लॉगिंग कंडीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है विद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फ्रोस्ट और एक्सेसिव हीट। इसे हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हाईलैंड्स की क्रॉप मान सकते हैं जिसको हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में सबसे मेजर स्टेट है जो असम यहाँ पे प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा फिर वेस्ट बंगाल है, फिर तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के अलावा तमिल, केरला, कर्नाटका यहाँ पे भी टी का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से ही कंटिन्यूड हो रहा है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर प्रोड्यूसर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर कीनिया है। देखिए कीनिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट की बात आएगी तो कीनिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, बट अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो चाइना फर्स्ट पे है, फिर इंडिया है, फिर कीनिया है, ठीक है। टुगेदर रिप्रेजेंटिंग 81% ऑफ वर्ल्ड टी प्रोडक्शन। FSSAI इशू अ स्टर्न वार्निंग टू फूड बिजनेस ऑपरेटर अगेंस्ट यूजिंग वर्ड टी फॉर हर्बल इन्फ्यूजन्स। ये बोला कि अगर आप कोई हर्बल ब्रांड बना रहे हैं तो उसमें आप वर्ड टी को नहीं यूज़ कर सकते। एंड प्लांट बेस्ड ब्लेंड नॉट ड्राइड फ्रॉम कैमेलियन सिनेसिस, यानी ये एक मेन जो केमिकल नाम है टी प्लांट का, अगर ये उसमें प्रेजेंट नहीं है तो आप टी को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये टर्मिंग इज़ मिस ब्रांडिंग। अगर कोई ब्रांड इस तरह के प्रैक्टिसेस को चला रहा है तो मतलब टी के नाम पे आपको कुछ और ही बेच रहे हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस वो नहीं कर सकते हैं। Food businesses operator were marketing products such as herbal tea, flower tea, not obtained from camellian sinensis plant. As per FSSAI, the term tea can be used on packaging and labeling only if the beverage is derived from Camellia sinensis. ठीक है, तो ये एक मेजर इशू निकल के आया है जो कि FSSAI ने यहाँ पे गाइडलाइन भी जारी की हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बन सकता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो फर्स्ट पे हम किसको देखते हैं, हम क्या देखते हैं, मतलब वर्ल्ड में जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है। द टी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर टी एक्ट और 1954 में से बनाया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। केनिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। टी कल्टिवेशन रिक्वायर एल्कलाइन सॉइल, नहीं, एसिडिक सॉइल चाहिए। एल्कलाइन होता है बेसिक नेचर की जो सॉइल होती है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पे ये हमने सारी जितनी भी मेजर क्रॉप्स थी उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आने वाले टाइम में हम जितने भी बाकी टॉपिक्स के करंट अफेयर रहते हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।